नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामन देशमुख। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग जिन हथियारों से दुनिया को डरा रहे हैं, उसे खत्म करने वाला एक खतरनाक वेपन सिस्टम इजराइल ने तैयार कर लिया है। जी हां, ये चमकीली ताकत से दुनिया हैरान है और ये हथियार युद्ध में बड़ा गेम चेंजर जो है साबित भी हो सकता है। इजराइल का ये सिस्टम लेजर बीम से दुश्मन के रॉकेट मोटरार, ड्रोन और मिसाइलों को पलक झपकते ही तबाह कर देगा। दुनिया का पहला लेजर वेपन सिस्टम। इजराइल ने बनाया आयरन बीम। एक लेजर बीम बनेगी दुश्मनों का काल। एशिया में स्टार वॉर्स। This is a crisis. निर्देशक जॉर्ज लूकस की फिल्म सीरीज स्टार वॉर्स के दुनिया भर में न जाने कितने दीवाने हैं। इस फिल्म के किरदारों के साथ साथ जो काल्पनिक लेजर वेपन इस फिल्म में दिखाए गए हैं, उन हथियारों को देखकर दर्शक आज भी रोमांचित होते हैं। लेकिन अब यही काल्पनिक लेजर वेपन सिस्टम हकीकत बन गया है। आज की तारीख में ये लेजर वेपन सिस्टम न सिर्फ एक हकीकत है, बल्कि इस हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया जा चुका है। इस हैरत अंगेज कारनामे को इजराइल ने अंजाम दिया है और बाकायदा इस हथियार का एक वीडियो दुनिया भर में रिलीज भी किया है। इजराइल ने दुनिया के पहले लेजर वेपन सिस्टम को आयरन बीम का नाम दिया है। वीडियो की शुरुआत इजराइल के नेगेव रेगिस्तान से होती है। फिर ड्रोन कैमरा रेगिस्तान के उस मुकाम पर पहुंचता है जहां एक सुनसान इलाके में कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। इसके बाद वीडियो में दुनिया का वो पहला लेजर वेपन सिस्टम नजर आता है। इस वीडियो में इजराइल की सेना के कुछ अधिकारी इस वेपन सिस्टम के पास खड़े होकर इसके बारे में बात करते देखे जा सकते हैं। इसके बाद कैमरा एक कंट्रोल रूम के अंदर पहुंचता है जहां वेपन सिस्टम के परीक्षण की उल्टी गिनती चल रही है। इसके बाद रेगिस्तान के एक दूसरे इलाके से एक के बाद एक 4 रॉकेट छोड़े जाते हैं। रॉकेट दागे जाने के साथ ही लेजर वेपन सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है और फिर जैसे ही रॉकेट वेपन सिस्टम की जद में आता है तो आयरन बीम से निकली एक लेजर बीम उसे हवा में पलक झपकते ही नष्ट कर देती है। इसके बाद वीडियो में मोर्टार हमला दिखाया गया है। मोर्टार से निकले रॉकेट को अपने लक्ष्य पर गिरने से पहले ही आयरन बीम हवा में नष्ट कर देता है। इसके बाद इस वीडियो में एक यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल को उड़ान भरते दिखाया जाता है। आयरन बीम वेपन सिस्टम का राडार उस यूएवी को इंटरसेप्ट करता है और फिर एक लेजर बीम निकलती है और कुछ ही पलों में उस यूएवी का भी वही अंजाम होता है जो वीडियो के पहले हिस्से में दिखाए रॉकेट और मोर्टार शेल्स का होता है। यानी लेजर के जरिए यूएवी को भी हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। वीडियो के आखिरी में अपनी कामयाबी पर जश्न मनाते इजरायली सेना के अधिकारियों और साइंसदानों को दिखाया गया है जो आयरन बीम प्रोजेक्ट पर एक लंबे वक्त से काम कर रहे थे।
अपनी टीवी स्क्रीन पर आप खुद देख सकते हैं कि इस वेपन सिस्टम के सामने दुश्मन देश के हथियार कितने बौने नजर आएंगे और उनके छोड़े रॉकेट और यूएवी इजराइल की सीमा में घुसने से पहले ही नेस्त नाबूद हो जाएंगे। लेजर बीम द्वारा वेपनाइजेशन का जो प्रयास इजराइल ने अभी सफलतापूर्वक किया है, उससे युद्ध क्षेत्र के मायने बहुत बदल जाएंगे। उससे वह इन लेजर एनर्जी से रचे हुए वेपन्स को एक नए आयाम में लेके जाता है, जिसकी मदद से हवा में जो भी साधन उड़ रहे होते हैं, चाहे ड्रोन हो जो आजकल बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं, या और यूएवीज हों या और कोई एरियल टारगेट हो, उसको बर्बाद कर सकते हैं। इजराइल हमास के रॉकेट हमलों को रोकने के लिए कई सालों से अपने काफी महंगे आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जगह पर इस लेजर वेपन सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रहा था। अब उसे इस हथियार को बनाने में सफलता मिल गई है। आयरन डोम की जगह लेने वाले इस आयरन बीम डिफेंस सिस्टम को देश के हवाई रक्षा कवच को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। फिलहाल इजराइल ने अपने इस लेजर हथियार के बारे में बहुत कम सूचना दुनिया को दी। जानकारों का मानना है कि इस लेजर वेपन को जमीन, हवा और समुद्र में तैनात किया जा सकता है। लेजर का जो कंसंट्रेटेड उपयोग है, वही एक म्यूनिशन एंड वेपन के कंबाइंड रूप में इस्तेमाल होता है, और इसलिए आगे आने वाले समय में जिस देश के पास में ऐसे साधन होंगे, वह ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान कम से कम खर्च में कर पाएगा। इजराइल के मुताबिक आयरन बीम वेपन सिस्टम देश की सुरक्षा में तैनात दूसरे हथियारों की तुलना में काफी सस्ता साबित होगा। आयरन बीम को एक बार इस्तेमाल करने की कीमत महज $3.5 आएगी, यानी 267 रुपए, जबकि 30 mm की गन की एक गोली की कीमत $100 है, यानी 7,632 रुपए। आयरन बीम डायरेक्टेड एनर्जी बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसको चलाने पर कोई आवाज नहीं होती। इस वेपन सिस्टम से गोली नहीं बल्कि फाइबर ऑप्टिक लेजर बीम निकलती है। फाइबर ऑप्टिक लेजर बीम के जरिए महज 4 से 5 सेकंड लक्ष्य तबाह किया जा सकता है। फिलहाल इस वेपन सिस्टम की अधिकतम रेंज 7 किलोमीटर है, यानी 7 किलोमीटर के दायरे में ये दुश्मन के मोर्टार, रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम है। आयरन बीम को इस्तेमाल करने के लिए 100 से 150 किलोवाट बिजली की जरूरत पड़ती है। आयरन बीम को इजराइल के राफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने विकसित किया है। कंपनी को आयरन बीम को विकसित करने में 5 साल का वक्त लगा। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लेजर हथियारों को इजराइल की सीमा पर अगले 1 दशक में तैनात कर दिया जाएगा, ताकि हवाई हमलों की सूरत में देश की सुरक्षा की जा सके। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक आयरन बीम के सफल परीक्षण के ऐलान के जरिए इजराइल ने अपने पुराने दुश्मनों ईरान और हमास जैसे आतंकी संगठनों को एक सख्त पैगाम दिया है। बताया जा रहा है कि आयरन बीम वेपन सिस्टम का टेस्ट मार्च 2022 में नेगेव रेगिस्तान में अंजाम दिया गया था, और इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने इजराइल और गाजा के बीच 11 दिनों तक चलने वाले युद्ध की वर्षगांठ पर इस परीक्षण का ऐलान किया। इस युद्ध में उग्रवादी गुट हमास ने इजराइल पर 4000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। इजराइल 1 साल के अंदर ही आयरन बीम वेपन सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। इजराइल ने पहले ही कई तरह के सिस्टम बनाए हैं ताकि लंबी दूरी की मिसाइलों से लेकर रॉकेट तक बीच रास्ते में ही तबाह किया जा सके। यही नहीं, इजराइल ने अपने टैंकों को भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस किया है। मतलब साफ है कि बहुत जल्द पूरी दुनिया आयरन बीम का कमाल देखने वाली है।
77 साल पहले दुनिया को जिस विनाश से दो चार होना पड़ा था, दुनिया को वो विभीषिका फिर देखने को मिल रही है। यूक्रेन के खिलाफ व्लादिमीर पुतिन का अगला प्लान आखिर क्या है? टीवी पर एक्सपोज ये हो चुका है। रूस के सरकारी टीवी चैनल ने पुतिन के वर्ल्ड वॉर वाले प्लान के बारे में क्या खुलासा किया, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। महायुद्ध में आपने अब तक कई धमाके देखे होंगे। बमों की बारिश देखी होगी। मिसाइलों की मार देखी। गरजते हुए टैंक देखे। फाइटर प्लेन के एयर स्ट्राइक देखे। लेकिन अब जो होने वाला है उसके सामने ये धमाके तो बिल्कुल छोटे और मामूली दिखने लगेंगे। क्योंकि अब तक जो हुआ वो तो युद्ध का एकमात्र ट्रेलर था। रूस जो अब करने जा रहा है उससे यूक्रेन की शामत आनी तय समझिए। क्योंकि शुरू हो गया है वर्ल्ड वॉर 3। Спецоперацию России на Украине, то, во что это вылилось, уже смело можно называть, не лукавя, Третьей мировой войной. Совершенно точно. Мы прямо сейчас... रूस के सरकारी टीवी चैनल के एंकरों की बातों को सुना आपने। विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब न कीव बचेगा न खार्किव। मारिउपोल मिट्टी में मिल जाएगा। चरनीव में ज़ेलेंस्की कोई नई चाल नहीं चल पाएंगे। रूस अब यूक्रेन का वर्चस्व खाक में मिलाने के पीछे लग गया है। वजह है यूक्रेन का रूस पर यह हमला। अप्रैल 2022 को ओडेसा के पास ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूस के फ्लैगशिप मोस्कावा पर मिसाइलों से हमला कर उसे डुबो दिया। इससे रूस तिलमिला गया, बौखला गया है। क्योंकि इस वॉरशिप को ब्लैक सी में रूसी सेना का कमांड शिप कहा जाता था। ये रूस के सबसे बड़े वॉरशिप में से एक है। परमाणु हथियारों से लैस था। घातक वॉरशिप मस्कोवा पर 512 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से मात्र 58 क्रू मेंबरों को ही बचाया जा सका। युद्धपोत का टॉप एडमिरल भी गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद पुतिन के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। इसकी एक झलक रूस के सरकारी टीवी चैनल पर देखी जा सकती है। Спецоперацию России на Украине, то, во что это вылилось, уже смело можно называть, не лукавя, Третьей мировой войной. Совершенно точно. Мы прямо сейчас сражаемся, если не с НАТО, то уж точно с инфраструктурой НАТО. И это тоже надо осознавать. Соединенными Штатами Америки. Круглосуточно они по железной дороге поставляют
оружие круглосуточно по земле из Польши поставляют оружие. В этом смысле, конечно, не шутка, что надо очень серьезно подумать об уничтожении железнодорожных узлов. Там, конечно, вопросики, они все едут и едут, я имею в виду лидеры. Но лидеров надо предупредить, пусть дома сидят. रूस के सरकारी टीवी चैनल पर जो बात की जा रही है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस के ये चैनल पुतिन का प्रोपेगेंडा चलाते हैं और रूसी चैनल की ये प्रेजेंटर उसे बढ़ावा देती है। जिस युद्ध को अभी तक रूसी राष्ट्रपति स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बता रहे थे उसे टीवी बहस में खुलकर वर्ल्ड वॉर कहा जाने लगा है। Не лукавя, Третьей мировой войной. Совершенно точно. Мы прямо сейчас यानी बात आगे बढ़ चुकी है, युद्ध अब अगले दौर में पहुंच चुका है। रूस के सरकारी टीवी चैनल के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। रूस आरोप लगा रहा है कि नाटो के देश रूस का नामो निशान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पुतिन ने भी तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे दी है। रूस की रेड आर्मी ने विश्व युद्ध पर काम शुरू भी कर दिया है। इसका पहला शिकार बना है मारिउपोल। जहां दिन हो या रात शहर पर बम और मिसाइलों की लगातार बरसात हो रही है। इमारतें जल रही हैं, खंडर में तब्दील हो रही हैं। लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाली मारिउपोल की सड़कों पर शहर की ही टूटी इमारतों का बिखरा मलबा। शहर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग और दहशत के सन्नाटे को तोड़ती मातम मनाते लोगों की सिसकियां ही सुनाई दे रही हैं। सड़कें लाशों से पटी पड़ी हैं और जो बचे हैं वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। 2 मार्च के बाद से इस शहर में मरने वालों की कोई गिनती नहीं हो सकी है। В місті той факт, що 90% інфраструктури зруйнувала Російська Федерація, бомбардувала лікарні, бомбардувала бомбосховища, вбивала мирне населення міста Маріуполя, 21 тисяча і плюс ми так вважаємо, що загинуло з точки зору бомбардувань, з точки зору обстрілів. Це все ми так вважаємо. रूस की तरफ से जैसे ही विश्व युद्ध का ऐलान हुआ, रूस की सेना ने मारिउपोल शहर को जाने वाली सभी रास्तों को बंद कर दिया है। इससे पहले यूक्रेन ने रूस से 9 रास्तों की मांग की थी। मारिउपोल शहर के हर सड़क पर खुलेआम युद्ध हो रहा है। अज़ोव सी में भी रूस की सेना डटी हुई है। रूस मारिउपोल शहर पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। रूस की सेना यूक्रेन की सड़कों पर तबाही का तांडव कर रही है। रूस की सेना बदले की आग में जल रही है, जिसके सामने जो कुछ भी आ रहा है खाक हो जा रहा है। राजधानी कीव में रूसी सेना की वापसी के बाद कीव इलाके में 900 से अधिक नागरिकों के शव बरामद किए गए हैं। शवों को सड़कों पर खुला छोड़ दिया गया था। Було 2 братські могили, якщо можна так сказати. Тобто особа комунальник, який працював до війни в Бучі, він залишився і фактично прохав окупантів дати змогу позабирати тіла людей з вулиць. Він їх хоронив в 2 могилах. Це була перша 40 осіб, друга 57. राजधानी कीव में 900 नागरिकों के शव बरामद हुए हैं।
यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना ने ज्यादातर उन लोगों को निशाना बनाया है जो निहत्थे थे, क्योंकि आंकड़े इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि 95% मौत गोली लगने के कारण हुई। कीव के आसपास रोजाना बड़ी संख्या में सामूहिक कब्रों का मिलना जारी है। इसके अलावा सड़कों पर भी लावारिस हालत में कई शव मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि कीव में बुचा से भी बड़ा नरसंहार हुआ है। पुतिन की सेना यही नहीं रुकी, उसने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से कीव में बने एक मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया। और साथ ही उसके साथ बनी एक मिसाइल फैक्ट्री भी अब किसी काम की नहीं रही। कीव के बाहर अप्लायंस बनाने वाली फैक्ट्री को भी रूस ने खासा नुकसान पहुंचाया है। कजारोविच का ये इलाका है, आप देखिए तस्वीरों में कि ये फ्रिज और टीवी बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन इसको अपनी सुरक्षित पनाहगाह और इसको बेस बना करके ही पूरे इलाके में उन्होंने अपना ऑपरेशन चलाया था। इसलिए सबसे पहले रॉकेट से जो हमला था वो इसी फैक्ट्री पर हुआ था। तस्वीरें देखिए आप, जली हालत में पूरी तरह से नष्ट हो चुकी ये फैक्ट्री है, जहां कभी टेलीविजन बनता था, फ्रिज बनता था, लेकिन अब इस पूरी फैसिलिटी को उन्होंने नष्ट कर दिया है मिसाइलों के जरिए, रॉकेट के जरिए। और एक ही नहीं, ये जितने भी यहाँ पर इंस्टॉलेशन थे उन सबको नष्ट कर दिया। रूस की तबाही से राजधानी कीव में इंटरनेट सर्विस बंद हो गई है, तो खार्किव शहर में हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। मिकोलीव शहर में भी सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। रूस ने यह भी दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन में 30 पोलैंड समर्थित आतंकियों को मार गिराया है। यूक्रेन ने अपने 3000 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। वर्ल्ड वॉर की बातें ख्याली बातें नहीं, यूक्रेन ने पुतिन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। पुतिन की वार्निंग पुख्ता वार्निंग है। रूस की सेना पर पुतिन की वार्निंग का असर देखा जा रहा है, क्योंकि धमाके बड़े हैं, जोरदार हैं, तोप के गोलों से लेकर मिसाइल के हमलों तक, और अब तो नौबत न्यूक्लियर अटैक तक आ गई है। Given the potential desperation of President Putin and the Russian leadership, given the setbacks that they've faced so far militarily, none of us can take lightly the threat posed by a potential resort to tactical nuclear weapons or low-yield nuclear weapons. We don't. While we've seen some rhetorical posturing on the part of the Kremlin about moving to higher nuclear alert levels, so far we haven't seen a lot of practical evidence of the kind of deployments. और यही वजह है कि वोलादिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के नेताओं से यूक्रेन की मदद करने की अपील की है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच सुलह के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। Наших військових на полі бою дійсно вагомі, дуже. Історично значні, але ще недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів. Будемо бити їх більше. Санкції проти Росії дуже серйозні, економічно болісні, але ще недостатні, щоб російська воєнна машина залишилась без засобів для існування. खुद ज़ेलेंस्की ने भी अपने कैबिनेट के साथ मीटिंग की, जिसमें खुफिया अधिकारी भी शामिल हुए। ज़ेलेंस्की के मंत्रियों ने जंग के 52 दिन बीत जाने के बाद यूक्रेन के ज्यादातर इलाके तबाह होने की चिंता जाहिर की। जंग की शुरुआत से ही रूस ने यूक्रेन की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और दफ्तरों को निशाना बनाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूक्रेन सैन्य के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी तबाह होता चला गया। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन को इस आर्थिक तबाही से पार पाने के लिए, यानी अपने पैरों पर दोबारा खड़े होने के लिए $1 ट्रिलियन मतलब भारतीय रुपयों में करीब 76 लाख करोड़ की जरूरत होगी। साफ है, रूस ने यूक्रेन को हर तरह की तबाही और बर्बादी के रास्ते पर खड़ा कर दिया है। रूस की सेना फुल फोर्स में यूक्रेन में अपने मिशन वर्ल्ड वॉर 3 को अंजाम देने में लग गई है।
तो काला सागर का बादशाह कहे जाने वाले मोस्कवा के ध्वस्त होने से व्लादिमीर पुतिन जाहिर सी बात है सदमे में है और इस युद्धपोत को डुबोने में पश्चिमी ताकतों के हाथ से इनकार भी नहीं किया जा रहा। ऐसे में यूक्रेन युद्ध अब विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। रूस कुछ दिनों में ही यूक्रेन को धूल चटाने का दम भर रहा था, लेकिन रूस का सपना पानी पानी होता दिख रहा है। मॉस्को से उठते धुएं से रूस का दम फूलता दिख रहा है। युद्ध के 49वें दिन पुतिन की नेवी का खास युद्धपोत देखते ही देखते ध्वस्त हो गया। वो युद्धपोत जो काला सागर का बादशाह कहा जाता था, जिसकी यूक्रेन पर विजय के लिए पहले दिन से ही तैनाती हो गई, जिसे खास मिशन के लिए तैयार किया गया था, लेकिन ये मिशन अधूरा रह गया और रूस के लिए ये एक महाझटका कहा जा रहा है, जिसका रूस के मनोबल पर भी बड़ा असर पड़ेगा। ये युद्धपोत यूक्रेन के खिलाफ रूसी नेवी का नेतृत्व कर रहा था। यूक्रेन की सेना में इसका खौफ 24 फरवरी से ही मॉस्को युद्धपोत चर्चा में आया, जब इस युद्धपोत के कैप्टन ने स्पेक द्वीप के यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करने को कहा। इनकार करने पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। सोवियत संघ के समय बने इस युद्धपोत का हमेशा से दबदबा रहा। 2014 में क्राइमिया पर कब्जे के वक्त ये काला सागर में ही रहा। इस बेड़े से यूक्रेन में कहीं भी मिसाइल दागी जा सकती है। मरियुपोल पर कब्जे में भी इसका अहम रोल था। इस युद्धपोत पर एंटी शिप मिसाइलों के साथ कई एंटी सबमरीन और माइन टॉर्पीडो जैसे हथियार भी मौजूद थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुश्मन के हमले के बाद डूबने वाला ये सबसे बड़ा जंगी जहाज कहा जा रहा है। इस युद्धपोत का वजन 12,490 टन बताया जा रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस ने अपना ये दूसरा सबसे बड़ा जहाज खोया। इससे पहले मार्च में यूक्रेन के हमले से सेरेटोल लैंडिंग जहाज बर्दियांस्क के बंदरगाह में बर्बाद हुआ। यूक्रेन का दावा है कि उनके मिसाइल हमले से मॉस्को तबाह हो गया। यूक्रेन ने कहा, हमारी सेना ने देश में बने नेपच्यून मिसाइलों से हमला किया। इस मिसाइल को 2014 के बाद तैयार किया गया था। यूक्रेन का दावा है कि यह मिसाइल 300 किलोमीटर रेंज तक निशाना लगा सकती है। दावा यह भी किया गया कि युद्धपोत पर विस्फोट के बाद चालक दल को निकालने में काफी मुश्किल हुई। वहीं रूस ने दावा किया कि युद्धपोत में आग लग गई थी। हालांकि आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया। बंदरगाह तक ले जाने के दौरान समुद्र के उफान के चलते मॉस्को डूब गया और रूस की ओर से पूरे चालक दल को सुरक्षित निकालने का दावा किया गया। वैसे खबर यह भी आ रही है कि मॉस्को की तबाही में पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। कहा जा रहा है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से ही एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी टैंक मिसाइलें मिली हैं। अमेरिका और ब्रिटेन से भारी तादाद में अत्याधुनिक आयुध मिले। रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये हमला पश्चिमी हथियारों से ही संभव हो पाया है। मॉस्को युद्धपोत की तबाही की पूरी दुनिया में चर्चा है। इस पुराने युद्धपोत का आधुनिकीकरण करने के बाद 2021 में फिर से मैदान में लौटा था, लेकिन इस युद्धपोत की तबाही के बाद रूस के सैन्य सामानों और काला सागर में रूस की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। ब्रिटेन का कहना है कि 2 घटनाओं के बाद रूस को अपनी स्थिति की समीक्षा करनी पड़ेगी। माना जा रहा है कि अब पुतिन की सेना काला सागर में और आक्रामक होगी और नए युद्धपोतों की तैनाती भी करेगी। अपना दबदबा कायम करने के लिए रूस बड़े हमले भी कर सकता है। अगर पश्चिमी हथियारों से युद्धपोत पर हमले की पुष्टि होती है तो इस युद्ध को विश्व युद्ध में बदलने से रोकना मुश्किल होगा।
वैसे ही पुतिन दुनिया को परमाणु युद्ध की धमकी दे चुके हैं। और तो और पश्चिमी देशों ने भी पुतिन की धमकी को गंभीरता से लिया। ऐसे में मॉस्को की तबाही विश्व युद्ध के लिए बड़ी चिंगारी साबित हो सकती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में टीएमसी, आरजेडी और कांग्रेस की बड़ी जीत। बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से जीते शत्रुघ्न सिन्हा। आसनसोल सीट दीदी का, तृणमूल कांग्रेस का, मामाटी मानुष का हुआ है। जम के काम करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। सोनिया गांधी के आवास पर हुई कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर हुए शामिल। नेताओं को दिया जीत का मंत्र। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया है। 1 जुलाई से पंजाब के लोगों को मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली। 2 किलोवाट तक के सभी घरों का 31 दिसंबर 2021 तक बिजली बिल भी माफ किया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का दावा, कहा पूरे करेंगे सभी वादे। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने अपना पहला वादा पूरा कर दिया और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि हम एक एक करके अपने सारे वादे पूरे करेंगे। से दागी गई क्रूज मिसाइल ने सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर एकदम सही निशाना लगाया। यानी रूस ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो अपने दुश्मनों पर घर में घुसकर ही नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर से भी निशाना साध सकता है, जिसके लिए उसने यूक्रेन से काफी दूर जापान सागर में क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया, जिन्हें 2015 में रूसी बेड़े में शामिल किया गया था और इनकी लंबाई 6 से 9 मीटर तक होती है और इनका वजन करीब 150 से 250 किलोग्राम तक होता है। यही नहीं, ये मिसाइलें करीब 500 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकती हैं और सबसे खतरनाक बात यह कि इस मिसाइल की रेंज 220 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक होती है। और इस बीच रूसी सेना के कीव से पीछे हटने के बाद इस बात का पता चला है कि पुतिन के सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा करने के लिए वहां की सप्लाई चेन काटने की साजिश रची थी। रूसी सेना ने कई दिनों तक कीव की घेराबंदी की थी और इस दौरान उसकी कोशिश ये थी कि यूक्रेन के सैनिकों को भूखे मारा जाए, जिसके लिए रूसी सैनिकों ने कीव के आसपास बने कई गोदामों को या तो तबाह कर दिया या उन पर कब्जा कर लिया। ये वो गोदाम थे जहां यूक्रेन की सेना और लोगों के लिए भारी मात्रा में खाने पीने का सामान रखा गया था ताकि जंग के दौरान कोई भूखा न रहे। यूक्रेन के इसी तरह के एक बड़े गोदाम में न्यूज 18 की टीम पहुंची, जो कीव से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर है। हालांकि रूसी सेना ने उस गोदाम को भी निशाने पर लिया था, लेकिन वो उसे पूरी तरह बर्बाद नहीं कर सकी और उसके जाने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उसे फिर अपने कब्जे में ले लिया। पहले ही उनको भूखे मार देने का प्लान था ताकि उन तक रसद ही नहीं पहुंच पाए, उन तक सप्लाई न पहुंच पाए और ये जो वेयर हाउस है इसको तबाह कर दीजिए। उस गोदाम के एक हिस्से से धुआं उठता दिखाई दिया। इसी तरह के कई और गोदाम भी रूस के निशाने पर थे ताकि भूख से तड़पकर यूक्रेन के सैनिक हथियार डालने पर मजबूर हो जाएं और रूसी सेना जल्द से जल्द कीव पर कब्जा कर सके। यही नहीं, पुतिन के सैनिकों पर एक दूसरे इलाके में कई बड़ी दुकानों में लूटपाट का भी आरोप लगा। बताया गया कि कीव के बाहरी इलाके में कई दिनों तक डेरा जमाए रखने की वजह से रूसी सेना के पास भी खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी थी। ऐसे में सैनिकों ने बड़ी बड़ी दुकानों को निशाना बनाया और वहां जमकर लूटपाट की। बाद में उन्हें तबाह भी कर दिया गया। इसके अलावा कई इलाकों में बिजली और पानी का कनेक्शन भी काट दिया गया ताकि यूक्रेन की सेना की मुश्किलें और बढ़ जाएं। हालांकि रूसी सेना के उन जगहों से जाने के बाद बिजली की सप्लाई को दोबारा शुरू कर दिया गया, जिसके लिए बिजली विभाग के कर्मचारी दिन रात जुटे रहे। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के कई इलाकों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें सड़कों पर जिंदा बम पड़े दिखे, जिसके चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। उन्हें डर है कि कहीं वो इन बमों की चपेट में न आ जाएं। सामने आए वीडियो में सड़कों पर सैकड़ों जिंदा बम और मिसाइलें पड़ी नजर आईं। चारों तरफ सिर्फ गोला बारूद ही दिखाई दिया।
शहर के लोगों को बमों से बचाने के लिए यूक्रेन के जवान इलाके में गश्त करते नजर आए। सैनिकों ने अलग अलग हिस्से में सर्च ऑपरेशन चलाया ताकि बमों से लोगों को बचाया जा सके। सड़कों पर ऐसा मंजर दिखा जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। कई जिंदा मिसाइलें चारों तरफ पड़ी नजर आईं। यही नहीं, कुछ बर्बाद टैंक और हमले में तबाह गाड़ियों का मलबा भी दिखाई दिया। वहीं कुछ इमारतों पर तो गोलियों के निशान ऐसे दिखाई दिए मानो किसी ने टारगेट कर हमले किए हों। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी फौज शहर में हजारों जिंदा बम और मिसाइलें इसलिए छोड़ गई ताकि लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। और इस बीच पुतिन सरकार ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को ही बम से उड़ाने की धमकी दे दी। और इस धमकी से पहले यूक्रेन की सीमा के पास पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके में फायरिंग की कुछ आवाजें सुनने का दावा भी किया गया। और इसी के बाद रूस हरकत में आ गया। उसके रक्षा मंत्रालय ने सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव को भी उड़ाने की धमकी दे दी। कीव का मतलब है वो जगह जहां ज़ेलेंस्की जंग के दौरान भी मौजूद हैं। ऐसे में रूस की इस धमकी के मायने यही निकाले गए कि वो ज़ेलेंस्की को भी नहीं छोड़ेंगे। Cases continue. The Russian armed forces will strike at decision-making centers, including in Kyiv. कुर्स्क का इलाका रूस के पश्चिमी हिस्से में आता है। ये वही इलाका है जहां पिछले दिनों रूसी सेना के काफिले को लोगों ने काफी गर्मजोशी से यूक्रेन रवाना किया था। लेकिन अब कुर्स्क में फायरिंग की खबर से रूस आग बबूला हो गया है। हालांकि जिस इलाके में फायरिंग सुनाई देने का दावा किया जा रहा है, वहां के प्रशासन ने कहा है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई में ये फायरिंग हुई है। वैसे पिछले दिनों पुतिन सरकार ने अपनी सीमा के अंदर तेल कंपनी पर भी हमले का दावा किया था। तब भी उसने यूक्रेन पर बदला लेने के आरोप लगाते हुए उसे पलटवार की धमकी दी थी। और खबर है कि 10 मई को पुतिन यूक्रेन में सब कुछ तबाह कर देंगे। 24 फरवरी को जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था तो ज्यादातर लोगों का मानना था कि जंग एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगी। लेकिन 50 दिन बाद भी जंग जारी है। न पुतिन पीछे हटे और न यूक्रेन झुका। पुतिन पर पश्चिमी देशों ने दबाव डालने की कोशिश की, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने रूस के अलग अलग शहरों में बम बरसाए, मिसाइलें दागी। यहाँ तक कि यूक्रेन ने ये दावा भी किया था कि पुतिन ने केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल किया। इन सब के बावजूद रूस ये जंग जीत नहीं पाया। लेकिन कहा जा रहा है कि अब पुतिन के सब्र का बांध टूट चुका है और उन्होंने एक ऐसी तारीख दे दी है जब वो यूक्रेन में सब कुछ तबाह करने के इरादे से जंग के मैदान में उतरेंगे। यूक्रेन की सेना की ओर से किए गए एक ट्वीट में दावा किया गया कि पुतिन 10 मई को यूक्रेन में सब बर्बाद कर देंगे। ट्वीट में एक ऑडियो शेयर किया गया और दावा किया गया कि ऑडियो रूस की सेना के सिपाही का है जिसने ये सारी बातें कही। Путин сказал, что до 10 мая нихуя не сделаем, блядь, вот все нахуй с землей сравниваем, блядь. Что-то глобальные меры, блядь. Там какие-то что-то говорят, блядь, вроде уже тоже такой указ есть, что рубежная вроде. मतलब ये कि 10 मई वो तारीख हो सकती है जब पुतिन यूक्रेन में तबाही ला सकते हैं। और यूक्रेन को इसी बात का डर है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने रूस के सैनिकों का ऑडियो दुनिया को दिखाया, क्योंकि पुतिन की शख्सियत ऐसी है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। और यूक्रेन पर हमला करके उन्होंने ये बात दुनिया को बता दी है। यूक्रेन पर हमले के बाद बाइडेन और पश्चिमी देशों ने आसमान सर पर उठा लिया था। उन्होंने कहा कि वो रूस को आर्थिक रूप से अपाहिज बना देंगे, लेकिन पुतिन डरे नहीं। उल्टा उन्होंने अपनी न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को अलर्ट करके ये जता दिया कि वो किसी की दादागिरी नहीं सहेंगे। Нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. पुतिन के कदम उठाते ही दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो कभी भी परमाणु युद्ध की पहल नहीं करेंगे। लेकिन 10 मई को तबाही की फाइनल तारीख होने की खबरों के बाद और भी कई अटकलें लगी और आशंका जताई गई कि 10 मई के बाद पुतिन एटम बम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा तो ये भी गया कि वो उस दिन रासायनिक हथियार भी चला सकते हैं। यही नहीं, डर इस बात का भी है कि पुतिन तबाही की उस तारीख को कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पुतिन हार मानने वालों में नहीं है। यूक्रेन की जंग में तो उनकी साख ही दांव पर लग चुकी है। जंग की वजह से पुतिन पहले से ही आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे हैं। और ऐसे में अगर उन्होंने ये जंग नहीं जीती तो सुपर पावर पर सवाल उठने लगेंगे। यही वजह रही कि तबाही की तारीख पता चलते ही इस बात का डर लगने लगा कि कहीं पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला न कर दें।
क्योंकि पिछले एक हफ्ते में वो 2 बार परमाणु ब्रीफकेस और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर। संयुक्त राष्ट्र ने बड़ा दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक युद्ध में यूक्रेन के 1982 लोगों की जान चली गई, जिनमें 511 पुरुष, 323 महिलाएं और साथ ही 72 बच्चे शामिल रहे, जिनकी जान चली गई। रूस यूक्रेन के युद्ध में